नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अग्र विजन में। युवा सोच न्यू अप्रोच के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे करप्शन इन दी हायर जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। और आज के इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के कुछ लॉ स्टूडेंट्स एंड उनकी जवाबदेही करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। सर एक शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, कानून के बहुत ही जाने माने प्रख्यात विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम युवाओं के कुछ सवाल लेते हैं। सर, युवाओं के मन में आज के इस विषय को लेके सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि भारत बहुत तीव्र गति से अपने एक लक्ष्य विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, परंतु हम देखते हैं उसी के साथ साथ 2025 के इस महत्वपूर्ण काल में हमारे सामने भ्रष्टाचार को लेकर केसेस सामने आ रहे हैं। और वो भ्रष्टाचार के केसेस भी ऐसी शाखा से आ रहे हैं, ऐसी ब्रांच से आ रहे हैं जिस पे लोगों का अटूट विश्वास है। और हमारी न्यायपालिका को तीसरा स्तंभ भी माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो सर, ऐसे करप्शन केसेस पे, ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पे आपके क्या एक कहना है और आपकी एक परिभाषा क्या है भ्रष्टाचार को लेके? भ्रष्टाचार एक बड़ा व्यापक शब्द है। आप जिस संदर्भ में ले रहे हैं उसमें शायद आर्थिक पक्ष ज़्यादा है कि भ्रष्टाचार जो जनरली हम यही सोचते हैं रुपए पैसे का वो लेन देन जो किसी को तंग करने के लिए या किसी को बचाने के लिए, दो ही चीज़ों में है। किसी को भय है, उसका भय दूर करने के लिए उसको रिश्वत कहते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है। आचरण का हर वो पहलू जो नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर नैतिकता वाली चीज़ें भी सभी शामिल हैं। जो चीज़ करनीय है, जो करना चाहिए, वो ना करके वो चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। उसमें चाहे अभिषेक मनु सिंघवी का वो कांड आया था जो बहुत पहले, जिसमें कहने और सुनने में भी शर्म आए। इसी प्रकार से भाई भतीजावाद, एक परिवार के ही लोग या चंद परिवारों के लोग ही जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों ज़्यादा आते हैं? स्वाभाविक रूप से लगता है कोई न कोई तो फेवरेटिज्म है या कहीं न कहीं उसमें पक्षपात है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने पूरे विश्व के संविधानों की पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस देश से जो अच्छा मिला उसको लेने की कोशिश हुई। क्योंकि 2.5 साल के करीब संविधान सभा चली थी। मोर और लेस हमारा 1935 का जो एक्ट था, भारत को एक डोमिनियन स्टेट रखने के लिए जो ब्रिटिशर ने हमारे लिए बनाया था, उसी को हमने थोड़ा सा ठीक ठाक करके कुछ फ्रांस की चीज़ें 3-4 अच्छे शब्द ले लिए, कुछ अमेरिका की ले ली, परंतु मुझे लगता है 80% वो ब्रिटिश मॉडल को ही हमने अपनाया। उसमें भारत शब्द कहीं नज़र ही नहीं आता। संविधान भारत का है, सबसे मोटा ग्रंथ भी है, परंतु उसके अंदर भारत आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंडिया दैट इज़ भारत करके और एक प्रियम्बल थोड़ी सी बात आती है। क्यों? जब तक भारत को भारत के नज़रिए से, भारत की समस्याओं को भारत के नज़रिए से हम नहीं देखेंगे, उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारे युवाओं के कुछ सवाल ले लेते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार सर, मेरा नाम रजनीश है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस समय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने के लिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या वे पर्याप्त हैं? अभी दिनों में अभी भी केस कल भी था, लोकपाल जिसकी मांग सबसे ज़्यादा अन्ना हजारे ने की, केजरीवाल ने की, और मैंने भी उस समय रामलीला मैदान में 10-12 दिन कि लोकपाल की नियुक्ति हो। कितने लोगों को पता है कि लोकपाल की नियुक्ति हुए भी 3-4 साल हो गए। सरकार तो कोई नहीं चाहेगी उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर जो काम कर रहा है सरकार, जो भी होंगी, उसके खिलाफ ही तो आरोप लगेंगे। अच्छे काम भी करते हुए गलत भी काम होंगे। अब उसके खिलाफ जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति हुई। परंतु ये कैसा देश है जिसके लिए इतने बड़े बड़े एजिटेशन हुए 50-60 साल। अब लोकपाल नियुक्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब शायद दूसरे वाले हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी की भी लोकपाल पे शिकायत आए तो जांच होनी चाहिए।
तो लोकपाल का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष तो है ही एटलीस्ट, उसके ऊपर सुओ मोटो स्वयं संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी सी लगा दी कि नहीं, अभी हम इसको देखेंगे, जांच करेंगे। जजेस के लोकपाल जांच ना करें। अब प्रश्न उठना चाहिए, अब क्यों नहीं करें? जब लोकपाल का काम ही है कि करप्शन जहाँ भी नज़र आए उसको रोकने के लिए कदम उठाए, और जो कोई कर रहे हैं तो उनको सजा दे। तो पहला यही जो प्रश्न आपने कहा कि रोकने के काम के लिए एक इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट हो गई है, एटलीस्ट उसको तो अधिकार हूँ। अगर वो प्रधानमंत्री का सबका संज्ञान ले सकते हैं तो हाई जुडिशरी में, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी भी जांच का अधिकार लोकपाल को होना ही चाहिए। जब हायर जुडिशरी में भी करप्शन के केसेस सामने आते हैं तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है, तो उनको ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि लोगों का विश्वास बना रहे जुडिशरी पर? कि विश्वास सबसे आवश्यक है। भगवान है इसलिए कि हम कुछ लोग विश्वास करते हैं, अगर विश्वास ना करें तो भगवान नहीं है। जुडिशरी के अंदर विश्वास बना रहे, उसके लिए जुडिशियल के अंदर जो लोग आ गए हैं, पहले तो उनका भी दायित्व है कि वो अपने आप को हर चीज़ से ऊपर रखें। कम से कम लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। सैलरी उनकी जितनी कम है वो और बढ़नी चाहिए, मैं उसमें सहमत हूँ। अगर आज देश के अंदर हाईएस्ट सैलरी 2.5 लाख 3 लाख ही होगी, और एक दिन के वकील 11 लाख लेने वाले, 51 लाख लेने वाले दिल्ली में मैं 10 नाम गिना सकता हूँ। तो जो 51 लाख रुपए या 55 लाख वाला मेरे सामने आ रहा है, मैं 2-2.5 लाख वाला हूँ, तो एक तो मैं प्रभाव उसके उस रौब से हूँ, ये मंत्री भी रहा हूँ मैं राज्यसभा का MP इसलिए हूँ कि मैंने नकद में फ़ीस नहीं ली, बदले में राज्यसभा ली, बड़ी खुली हुई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कैसे रहे? इसलिए मैं तो खुले में बोलता हूँ कि एक दिन में सीनियर जो सो कॉल्ड वकील हैं, वो एक दिन में एक से ज़्यादा केस उनको अलाउ ही नहीं होना चाहिए। एक दिन में जो आदमी 1 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं, उनको तो एक दिन में एक ही होना चाहिए, ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन का वो जो जोड़ तोड़ के काम कौन करते। इसलिए जुडिशली के लोगों से कम मिलना जुलना होना चाहिए, ओवरसाइट ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इनसे कौन लोग मिलते हैं रात को, दिन में, सुबह? आखिर 50 करोड़ रुपए कहीं मिलें और जलते हुए मिलें तो इकट्ठे कैसे हो गए? सरकार की वो एजेंसी क्या करती है? CBI, IB, रॉब, दुनिया भर की एजेंसी, उन सबको अपना रोल निभाना चाहिए। और जुडिशरी के अंदर मुकदमों का त्वरित निपटान हो, वो सरकार को भी चाहिए। और उसके लिए अगर 5-6 करोड़ मुकदमे हों, ओवरबर्डन जुडिशरी हो, तो न्याय बिकने लग जाता है और ख़रीदार तो मिल जाए। कई सारी विचारधाराएं कहीं ना कहीं सर इन्फ्लुएंस करती है जुडिशरी को, ताकि सर वो उसकी वजह से करप्ट हो जाती है सर। तो सर कैसे इंश्योर करेंगे कि सर जुडिशरी उन विचारधाराओं की वजह से करप्ट ना हो और इंडिपेंडेंट ही रहे? क्योंकि मैंने इसीलिए शुरू में कहा, करप्शन का केवल आर्थिक पक्ष नहीं है, विचारधाराएं भी रहेंगी कि व्यक्ति का परिवेश है, कौन कहाँ पैदा होता है, किस समाज से वो आया है, उसके कारण से कुछ उसके साथ लेगेसीज होंगी, कुछ कन्विक्शन होंगी, कुछ ठीक होंगी, कुछ गलत होंगी। परंतु विचारधारा का प्रभाव जब कुर्सी पे बैठे, उसके बाद उसके दिमाग में केवल एक बात रहनी चाहिए कि मेरे को भगवान ने ये काम दिया है, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं इस्लाम को थोड़ा प्रभावित हूँ, कोई क्रिश्चियनिटी के होगा, सनातन में भी कई परंपराएं होंगी विचारधारा, पर विचारधारा का असर जुडिशियल डिसीजन पर कम से कम पड़े, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। विचारधारा के कारण आप किसी इस प्रोसेस में आ गया चुन के, जिसके लिए ये भी बात है कि IAS और IPS UPSC की तरह इनका भी कोई एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर हो, जुडिशरी के अंदर सैलरी और सिस्टम इम्प्रूव हो, परंतु बर्डन भी कम हो। बर्डन कम कैसे हो कि आखिर एक जज को बनाने में और उसको बिठाने में मिनिमम 5 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए।
तो बड़ी अभी कंट्रोवर्सीज रहेंगी, परंतु न्याय को टेक्नोलॉजी से अब हम जोड़ेंगे। और अच्छे लॉ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट और टीचर हैं, मेरा मैं कई जगह कहा है ये बात कि इनके नाम हटा के केसेस के, यदि आपको आज 4th ईयर 5th ईयर में दिए जाएं कि भाई ये एक मामला है, इस मामले के लिए क्या निर्णय होना चाहिए, तो देश में 26-27 आज नेशनल लेवल के हमारे लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों को कुछ उपयोग करना चाहिए। उनको जब बता के फिर वो आगे मान लो 10 ओपिनियन एक जैसे आई हैं, 2 एक जैसे आई, तो निर्णय करते समय जज उसका ध्यान करे। जल्दी एक दिन में 100 केस लगाएं और 5 का भी निर्णय ना हो, इससे अच्छा 50 केस लगाएं और 45 का निर्णय हो जाए। ये व्यवस्था टेक्नोलॉजी को यूज करके की जा सकती है। आखिर मैटर कितने होते हैं? 90% केसेस में जर जोरू जमीन, पुरानी कहावत है। झगड़े के कारण 3 ही हैं, 90%। तो उन 3 कारणों में से आइडेंटिफाई कर देना कि इस केस में, इस मुकदमे में कौन सा प्रभावी रहा, कोई बड़ा काम नहीं है। और इसीलिए लोक अदालत और ये जो अदर मीन्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। सर, इस आइडियोलॉजी को लेकर ये एक सवाल हमारे सामने आता है, जो हमारा संविधान अनुच्छेद 112 और 211 की बात करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका जुडिशियल कंडक्ट हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकता। तो सर, ये ट्रांसपेरेंसी की तो हनन हुआ कि जब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्यशैली हमारे पार्लियामेंट में होती है तो याचिका दायर हो जाती है हमारे कोर्ट्स में। तो सर, ये कितना ठीक है कि जुडिशियल कंडक्ट पे सवाल ना उठ पाना? नहीं, अब वो कहने को बड़ा अच्छा लगता है पर उठाने लग गए ना। अब जब उपराष्ट्रपति जो खुद भी एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट लेवल के वो रहे हैं वकील, अब उनको उठाना पड़ा ना। आखिर कोई चीज़ डेमोक्रेसी में ओवर एंड अबव नहीं है, समन्वय करके तीनों अंग चलें। कार्यपालिका का काम कार्यपालिका ही करेंगे, इलेक्टेड लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यपालिका साइज़ में भी इतनी बड़ी है कि सारे काम वो करते हैं। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस के लिए जुडिशरी है, और इलेक्टेड लोगों का काम समाज में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, उस पर डिस्कस करें और बदलें। तो सीमित काम है सबके, परंतु कार्यपालिका का असीमित काम है। उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा वो एक हाथी है कि जिसको करप्शन तो पहले उसी की ज़्यादा डिस्कस होती थी ना। ये तो जुडिशरी में तो अब जाके ये चर्चाएं हुई हैं, और चुने हुए लोगों का भी पहले से करप्शन पिछले 10-12 साल में घटी हैं बड़े बड़े, परंतु जितने मीडिया उछालता है, असली अभी चौथा जो अंग है, जो अपने आप को 4th स्टेट है, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे लोग, वो ज़्यादा करप्ट हो गया है। मीडिया जो ट्रायल करने लग गया हर चीज़ का, निर्णय आने में लगने 10 साल, और मीडिया वाले सोचते 4 दिन में ही फैसला करके हम किसी को सज़ा दे दें, नहीं हुआ करता। इसलिए सबको अपनी औकात में रहना चाहिए। शब्द हल्का है औकात, अपनी अपनी जो बाउंड्रीज़ है हमारी, उसमें रहकर सोचें, उसमें रह के काम करें, तो सबसे मिलजुल के ही देश आगे बढ़ेगा। सबका अपना अपना दायित्व भी है, सबके अपने अपने कर्तव्य भी हैं। मेरा संविधान दायित्व के बारे में कम चर्चा करता है, फंडामेंटल राइट की ज़्यादा बात करते हैं, और जो ड्यूटीज़ को बहुत थोड़ा ध्यान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो दोनों को भी, वो भी एक बैलेंस होके चलें। हमारी सोच में ये आना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज़ भी हैं, पर्यावरण को बचाना, बिजली को बचाना, ये हमारे आदतों का हिस्सा बनना चाहिए। कल भी मैं एक पटना में एक कन्वेंशन में था कि प्रकृति केंद्रित, नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव हो, ताकि नेचर बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। इसी ढंग से ही सारा सिस्टम है। इस सिस्टम को हर आदमी दूसरी तरफ उंगली ना करे, अपने अपने अंदर झांकें, मिल के काम करें, कम से कम मुकदमे हों, वो आदर्श समाज है। यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं, राइट 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 के इतने झगड़े हो गए कि राइट के चक्कर में ही मुकदमेबाजी बढ़ रही है। और मुकदमेबाजी हम वकील लोग भी, घट ना जाए, कहीं फैसले ना हो जाएं, उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। तारीख पे तारीख लेने में भी
आधे जो बड़े वकील हैं, जिस दिन ये फैसला हो जाए कि एक वकील एक दिन में एक ही केस लड़ेगा, तारीखें लेने का रिवाज हट जाएगा छोटे से फैसले में। सुधार होंगे। मैकाले ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी बर्बाद किया था, लॉ को भी, दोनों का एक ही जनक है। सर एक और सवाल हमारे युवा का आ रहा है बस। सर जैसा कि आपने पूर्व में और वर्तमान में जुडिशरी में होने वाले भ्रष्टाचार की बात करी, तो सर मैं आपसे कुछ सुझाव जानना चाहूँगा जो भविष्य में आने वाले लीगल प्रैक्टिशनर्स और विधि के छात्रों के लिए हैं, कि वो कैसे आगे चलकर जुडिशरी की इंटीग्रिटी को बचाने का कार्य करें। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम से इम्प्रूव होंगी। आज कोई चीज़ ऐसी है जिसमें पेपर लीक, मैं बिहारी था कल, सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले जहाँ हुए और सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट वहाँ हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा घूम फिर के कोचिंग सेंटर वहाँ हैं। जितना कोचिंग सेंटर खुलेंगे, ये सब जोड़ तोड़ करा के छोटे रास्तों से आपकी मंजिल पे पहुँचाने का काम करने वाले लोग। तो मेरा मानना है कि हमारी स्कूल एजुकेशन ही इतनी बढ़िया होनी चाहिए। हमारे टाइम में नहीं थे कहीं कोचिंग। 60s 70s में जब IIT का बहुत बड़ा क्रेज़ था, कम थे, उस समय भी स्कूल के अंदर से ही लोग निकलते थे। टीचर ही हमें प्रिपेयर करता था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो थोड़ा सा बेटा ये एक्स्ट्रा कर लो। आज क्या है, कोई एग्जामिनेशन हो उसके लिए आपको आपके इस पर कहाँ से रोल नंबर वो ले लेंगे, एड्रेस आपका, मेरे ख्याल सैकड़ों तो वो ऑफ़र आएंगे आपके पास और सीधा लिखते हैं कि आइए ये क्रैक करना हो तो मेरे से मिलिए। कोटा के अंदर क्या स्पेशल पढ़ाई है क्या? एवरेज 10 सुसाइड है महीने की। गरीब आदमी भेज दिया, वो नहीं कर सकता। तो सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि पढ़ाई वहाँ सवेरे 8 बजे से रात के 8 तक IIT में होती है ना। IIT क्यों अलग है? वहाँ 16 घंटे IIT में वर्किंग है, वहीं रहना कंपलसरी है। आज मेरे को IIT जैसा मेरे सुविधाएं, मतलब मुझे कैंपस और दे दें रहने के लिए, मैं मेट को IIT की समकक्ष रिजल्ट दे सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों में प्रतिभा तो आप सब में बराबर है, केवल आपको परिवेश देना है, थोड़ा माहौल देना है। इसलिए कोचिंग की और ये जो इंडस्ट्री है, ये बंद कर दो तो आधी करप्शन बंद हो जाएगी। युवा सोच न्यू अप्रोच के आज के इस एपिसोड में हमने बात करी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। वो विषय था करप्शन इन दी हायर जुडिशरी। हमने सर से बात करी करप्शन का मूल कारण क्या है भारत में, उसके पैदा होने का। तो सर ने हमें इस पे बताया कोलेजियम सिस्टम या फिर भाई भतीजावाद इसका एक मूल कारण है। सर ने इसी के साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया की है उस पे भी बात करी, कैसे इंडिया को उसी की एजुकेशन सिस्टम से वंचित रखा गया। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त, आएंगे हम आपके सही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।